तो जैसा कि आप सबको पता है CUET के एग्जाम्स अब शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज़ वाई इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड कि आपको अपना CUET का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इस वीडियो के दरअसल 3 सेक्शन होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आप ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हैं तो आपको डोमेन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर आपको GAT कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और फिर आपको इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तीनों ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के अहमियत के बारे में बता देता हूँ कि चूंकि इस एग्जाम में आपके पास बहुत कॉम्पैक्ट टाइम होता है, आपने 3-3 घंटे के बोर्ड्स के पेपर दिए हैं, उससे ये काफ़ी डिफरेंट होगा। 1 घंटे के अंदर आपको सारी चीज़ें करनी है। उसमें काफ़ी बार बच्चे पैनिक हो जाते हैं। देयर विल बी अ डिफरेंट सेटअप, आप कंप्यूटर के सामने होंगे, आपका पहली बार बायोमेट्रिक्स हो रहा होगा। तो इन दिस केस हैविंग अ सॉलिड पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपना टेम्परामेंट बरकरार रखते हुए, पैनिक न होते हुए सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर पाए। दिस इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स की। डोमेन सब्जेक्ट का पेपर अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो आपको 4 फेज में अटेम्प्ट करना है। 4 फेज में जो फेज 1 है उसमें आपको केवल इजी सवाल करने हैं। इसका मकसद ये है कि जब भी आपके सामने पेपर आता है आप बहुत पैनिक्ड होते हैं, आपको कंफर्टेबल सवाल चाहिए। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि शुरू में अगर 2-3 इजी बॉल्स किसी बैट्समैन को मिल जाते हैं तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाता है, पिच पे उसके टिकने के चांसेस ज्यादा है। और वही अगर पिच पे थोड़ी टर्निंग बॉल्स या स्विंग वाली बॉल मिल गई तो उसके आउट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यू हैव टू इग्नोर द कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। आपको अपनी स्क्रीन पे जो ऐसे सवाल लग रहा है जिसको आप एक ग्लास के अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं, एकदम सवाल पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा और सॉल्व हो गया, तो उसे ही आप अटेम्प्ट करिए। इस फेज में क्या होगा कि आप 50 में से तकरीबन 20-22 तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे अगर आपकी अच्छी तैयारी है। अगर आप थोड़ा सा कम भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मीनवाइल जब आप क्वेश्चन सर्व कर रहे थे, एक के बाद दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे थे, इसमें आपने अपार्ट फ्रॉम द इजी क्वेश्चंस 2 टाइप के क्वेश्चंस एनकाउंटर किए हों। पहला ऐसे सवाल जो आपसे लग रहा है कि बन जाएगा बट कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उसे आपको मार्क कर देना। मार्क एज ए रिव्यू, उसे बाद में देखेंगे। और कुछ ऐसे सवाल जो बिल्कुल आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, जिसमें आप बिल्कुल क्लूलेस है, तो उन्हें आपको छोड़ देना है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम फेज 2 और फेज 3 में देखेंगे। तो इन द फेज 1 यू हैव डन ऑलमोस्ट 18 to 20 क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपने मार्क कर दिए जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं, और कुछ क्वेश्चन आपने बिल्कुल छोड़ दिए जिसमें आप क्लूलेस है, आपको पता ही नहीं चला कि क्या करना है। अब आते हैं फेज 2। फेज 2 में हमें उन सवालों को पकड़ना है, क्योंकि आपके बगल में एक डैशबोर्ड होगा, उसमें दिखा रहा होगा कि जो भी आपने कर लिया है उसमें ग्रीन टिक होगा, जो आपने नहीं किया है मार्क कर दिया उसका अलग टिक होगा, और जो आपने छोड़ दिया है उसका अलग टिक होता है। तो आपको केवल मार्क्ड सवाल अब करने हैं। इसमें आपको एलिमिनेशन लगाना होगा। प्रोबेबली हो सकता है अगर आप मैच बेस्ड क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड है तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अगर आपको पहला और दूसरा मैच, आखिरी मैच पता है, तो कई बार ऐसा होता है कि पहले और आखिरी मैच के बेसिस पे ही ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में फंसे हैं उसमें भी आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यूज द एलिमिनेशन टेक्निक एंड रिमूव ऑल द पॉसिबल नेगेटिव ऑप्शंस, और फिर आप इनको अटेम्प्ट करिएगा। अब इस फेज 2 में भी सारे एलिमिनेशन, सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन लगाने के बाद भी कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनको हम देखेंगे फेज 3। तो इस फेज 3 में जब भी आप किसी सवाल को अटेम्प्ट करें, ये मेक श्योर करें कि एटलीस्ट आप उसके 2 ऑप्शन को तो गारंटी के साथ एलिमिनेट कर पाए। आपका 50% चांस तो होना चाहिए सही आंसर होने का। अगर आप केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप उस सवाल को मत छूएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और आपके मार्क्स जो हैं वो आगे अफेक्ट हो सकते हैं। एंड मोर ओवर, अगर आप एक्यूरेसी दिखाते हैं अपने पेपर में, कम सवाल ही सॉल्व किए बट वो एक्यूरेटली किए, तो इससे आपको फिर जो ग्रेस मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन के वो मिल जाते हैं। दैट यू हैव टू डू इन द फेज 3। फेज 4 में आपको क्या करना है, जितना आपने सॉल्व किया है इन सबको रिवाइज कर लेना है। कई बार टेक्निकल ग्लिच की वजह से कई बार हम पैनिक में या सिली मिस्टेक के तौर पे हमें क्वेश्चन पता है बट बी की जगह सी मार्क कर दी। तो OMR में तो आप चेंज कर नहीं सकते थे, बट CBT में आप कर सकते हैं। तो आप जब शुरू से लेकर अंत तक सारे डन किए गए क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे तो उसमें अगर कहीं पे ऐसा ग्लिच हुआ है, कहीं पे आपने कोई हिकअप किया है, तो आप उसे सॉर्ट कर पाएंगे। तो दैट विल बी द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट डोमेन पेपर। याद रखिएगा हमेशा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस विद अल्टीमेट एक्यूरेसी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। कि आपने 50 का 50 सॉल्व कर लिया, उसमें आपके 40 जो है वो सही है, 10 गलत है। इससे ज्यादा अच्छा है कि आपने 45 सॉल्व किया और वो पूरा एक्यूरेसी के साथ किया। तो दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट देन द बोर्ड एग्जाम, अब हम बात करते हैं दूसरे पेपर की, विच इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, कि भैया GAT में किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको मैथमेटिक्स में, क्वाड्स में प्रॉब्लम होती होगी, आप कंफर्टेबल ज़्यादा स्टैटिक और GK में होंगे। तो इसमें भी हमारा 4 फेज होगा। पहले फेज में हम केवल स्टैटिक और जो हमारा करंट अफेयर का पोर्शन है उसे करेंगे। आपके सामने रीजनिंग और मैथ्स के सवाल आए, छोड़ दीजिए।
क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे से सॉल्वेबल है, कोई मसला नहीं है, आप उसे मार्क कर लीजिए। क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स या रीजनिंग सॉल्व करने जाते हैं शुरुआती फेज़ में, तो आपका टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, क्योंकि वो तो सीधे एट ए ग्लांस आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपने 5-8 मिनट लगाया, मान लेते हैं रीजनिंग से आपने शुरू किया या मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, तो आपने 5-8 मिनट लगाया और आप 3-4 सवाल ही सॉल्व कर पाए, तो ये पैनिक क्रिएट करेगा। इंस्टेड अगर आप 5-8-10 मिनट लगाते हैं तो आप ऑलमोस्ट सारे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर जो भी आपके जहन में होगा, जो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, सारे कर लेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगता नहीं है। सो इंस्टेड इन द फेज 1 डू स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। अगर इस बीच ऐसा कोई आपके सामने रीजनिंग या क्वांट का सवाल आता है जो आपको लगता है कि मेरे से हो जाएगा, तो उसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि सेक्शन वाइज तो सवाल आएंगे नहीं, रैंडमाइज सवाल आएंगे, तो बीच में हो सकता है कभी स्टैटिक का आ जाए, कभी रीजनिंग का आ जाए। दैट यू शुड डू। फेज 2 में अगर आप रीजनिंग में कंफर्टेबल है मैथ्स से ज़्यादा, तो पहले रीजनिंग करिए, उसके बाद आपने फिर यहीं पे उसके बीच में भी अगर कोई मैथ्स का सवाल आ रहा है तो फिर आपको उसको भी मार्क करके रख लेना। मोर ओवर अगर आपने स्टैटिक और करंट अफेयर किया था, उसमें भी कुछ सवाल ऐसे थे जो आप नहीं कर पाए थे, तो उसे भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इन सबको हम इकट्ठे फेज 4 में करने वाले। तो फेज 2 में आपको इस हिसाब से रीजनिंग कर लेनी है इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन रीजनिंग। उसके बाद फेज 3 में हम आएंगे मैथमेटिक्स के ऊपर। अब मैथमेटिक्स में जो भी हमारे पास सॉल्वेबल सवाल है, सबसे पहले उन सवालों को करेंगे जिनको हमने मार्क किया हुआ है, भाई यू नो वाइल सर्फिंग द क्वेश्चंस, कि भाई ये सवाल तो हमारे से हो जाएंगे। उसके बाद बाकी के सवालों को करेंगे एंड अल्टीमेटली जो भी सवाल बच गए उनको हम फेज 4 में करने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर कि आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दें एज कम्पेयर टू डूइंग ऑल द क्वेश्चंस। जीएटी में तो सबसे मेरी यही सलाह रहेगी, क्योंकि बहुत बच्चों के नेगेटिव मार्किंग के कारण जो ओवरऑल मार्क्स है वो गिर जाते हैं। तो दैट्स हाउ यू शुड अटेम्प्ट जीएटी पेपर। नाउ कमिंग टू द इंग्लिश, जो कि आप सबको देना होगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज को टारगेट करते हो। इंग्लिश में भी मेरी ये सलाह रहेगी कि इंग्लिश में आपके 3 सेक्शन होते हैं मेजरली पेपर। पहला आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, दूसरा आपका वोकैब सेक्शन जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप से चीज़ें। तीसरा आपका हो गया ग्रामर का सेक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग और फोकस्ड जो पार्ट है दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगेन मैं आपको शुरुआत में कोई फोकस्ड या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ उठाने को नहीं कहूँगा, दैट इज़ माई टेक, क्योंकि मैं इस तरीके से एग्जाम दिया करता था और मुझे लगता है कि सबको ऐसे ही देना चाहिए। आपको शुरू में थोड़ा सा ईजी बॉल खेलना है ताकि आप सेट हो जाएं, और एक बार आपने कुछ मिनट बिता लिए अपने एग्जामिनेशन हॉल में, तब जाके आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो शुरुआत में आप वोकैब से शुरू कर सकते हैं अगर आप वोकैब में मजबूत हैं, या अगर आप ग्रामर आपका बहुत अच्छा है तो आप ग्रामर से कर सकते हो। तो उसमें फेज 1 में हमें ग्रामर या वोकैब करना है डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी। अगर आप वोकैब में कंफर्टेबल है वोकैब करो, अगर आप ग्रामर में है तो ग्रामर करिए। अब फेज 2 में क्या करना है? फेज 2 में यू हैव टू डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपने थोड़ा सा ईजी काम कर लिया है, अब कॉम्प्लिकेटेड करिए। अब आप कहेंगे कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आखिरी में भी कर सकते थे। आखिरी में कर सकते थे, लेकिन आखिरी में जब आप आरसी करने जाएंगे पैनिक के चलते, क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट पड़ता रहेगा, तो आप इसमें गलत कर सकते हैं। और इसमें फोकस चाहिए होता है। ग्रामर के रूल्स अगर आपको पता है तो ग्रामर आप इजीली कर लेंगे। वोकैब अगर आपको पता है, रूट वर्ड्स पता है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो फेज 2 में यू हैव टू डेडिकेटेडली डू द आरसी पार्ट। और फिर फेज 3 में जो हमने छोड़ा है, जैसे अगर हमने फेज 1 में वोकैब किया है तो अभी ग्रामर करेंगे, अगर फेज 1 में हमने ग्रामर किया होता तो अभी वोकैब करेंगे। दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन फेज 3। और फेज 4 में अल्टीमेटली कुछ ऐसे सवाल जो हमें लगता है कि हम सॉल्व कर सकते हैं बट हम उसे मार्क करते जा रहे थे अब तक, उन सबको मिला के हमें फेज 4 में कर लेना है। और कुछ ऐसे भी सवाल जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहे थे, उसमें भी अगर आप 50% ऑप्शंस छांट पाते हैं, 2 ऑप्शंस अगर एलिमिनेट कर पाते हैं, उस बेसिस पे ही करिए। मैं कॉमन सेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ इंग्लिश के एग्जाम में। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत सारे सवाल आप इंग्लिश के पेपर में सॉल्व कर सकते हैं विद दैट टेक्निक। तो दैट शुड बी माई टेक ऑन हाउ टू अटेम्प्ट CUT पेपर एंड ट्रस्ट मी दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क। जब आप जाएंगे एग्जाम में और आएंगे वापस सक्सेसफुली, तो यू विल बी थैंकिंग द ब्लेड लर्नर। एंड फॉर द एग्जाम्स, चिन अप, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है एंड गो विद द कॉन्फिडेंस। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सबके साथ अच्छा ही होगा। सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो।